स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर इंडस्ट्री में। आज हम लोग बात करेंगे नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले नॉन फंजिबल को समझने से पहले आपको फंजिबल का मतलब समझना है, यानी फंजिबिलिटी किसे कहते हैं। तो फंजिबिलिटी का मतलब समझिए कि चीज़ों की कीमत है, एक वैल्यू है, और ये वैल्यू एक्सचेंजेबल हो जाता है। यानी कि आप इसी के भरोसे पूरा ट्रेडिंग करते हैं। यानी कि आप 50 रुपया दे के 1 किलो कुछ खरीदते हैं तो आप वैल्यू का ट्रेडिंग कर रहे हैं। और चीज़ों के अंदर, खासतौर पर मनी के अंदर, उसकी वैल्यू पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि आप 500 रुपये का 4 नोट दीजिए या 2000 रुपये का 1 नोट दीजिए, दोनों बराबर वैल्यू का है। तो इसी को हम लोग फंजिबिलिटी कहते हैं। यानी कि आप सोना का मतलब 1 किलो का ईंटा रखिए, 10 ग्राम का सिक्का रखिए, या तो उसको मतलब आप एक जेवरात रखिए जो मतलब 10 ग्राम का, सेम वैल्यू होगा। क्यों? इसी को हम लोग फंजिबिलिटी कहते हैं। यानी कि जब वैल्यू कन्वर्टेबल होता है, यानी कि आप एक चीज़ से लेकर दूसरे में कन्वर्ट कर ले, या एटलीस्ट उसी चीज़ में कन्वर्ट कर सके। जैसे कि करेंसी सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि एक पैसा का भी वैल्यू है, और आपका 100 रुपये का भी, 500 का भी, 2000 का भी, जैसे भी करना कर सकते हैं। गोल्ड भी दूसरा एक अच्छा ऑप्शन है। और जब भी आप कन्वर्शन करते हैं तो थोड़ा सप्लाई डिमांड का बात आ जाता है, तो वो उतना एक्यूरेट फंजिबिलिटी नहीं होती। लेकिन समझ लिए पूरा घुमा फिरा के पूरा प्लानट का इकोनॉमिक्स सिर्फ इसी बात पे चला कि हमारे पास फंजिबिलिटी है, तभी आप सामान गुड्स का आदान प्रदान कर पाते हैं, तभी पैसा इधर से उधर हो पाता है। ऐसा नहीं होता ना कि मतलब आप किसी को 500 का नोट दिए, वो आपको रिटर्न में एग्जैक्टली 500 का ही नोट दे। जैसे मान लिया आपने किसी बैंक को दे दिया 500 का नोट, वो हो सकता है कि आपको रिटर्न के टाइम 100 रुपये का नोट दे दे। बात बराबर ही होगी, वो बात बराबर होना जरूरी है। उसी को फंजिबिलिटी कहते हैं, और उसी के बेसिस से पूरा इकोनॉमिक्स पूरे प्लेनेट का चलता है। ये बात समझना जरूरी है। जब आप उसे आदान प्रदान कर सकते हैं तो उसे कहा जाएगा कि फंजिबल इक्विपमेंट है। यानी कि आपको लोड नहीं लेना कि अरे भैया 100 रुपये का नोट में है कि 10 रुपये का नोट है। हाँ, कन्वीनियंस कम बेसी हो सकता है, लेकिन वो अलग बात हो जाती है, लेकिन वैल्यू नहीं चेंज होगा। अब नॉन फंजिबल का मतलब होता है कि वन ऑफ अ काइंड, यानी कि वो इकलौता है, वो नॉन एक्सचेंजेबल है। यानी कि मोनालिसा का जो पेंटिंग है उसको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते किसी चीज़ से, क्योंकि उसका वैल्यू इन्फिनिट है। मतलब अब इन्फिनिट नहीं है कि मतलब इसके लिए कोई इन्फिनिट पैसा देगा। इन्फिनिट का मतलब ये है कि इसको किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ही है, एक ही पीस है ये। मतलब कुछ और इसका क्लोन नहीं है, कोई डुप्लीकेट नहीं, कुछ नहीं। बस डविंची के हाथ के द्वारा बनाया हुआ ये एक पेंटिंग इकलौता है। डविंची ने एक ही ये बनाया। मतलब 10-12 मोनालिसा बनाते तो भी उसका कीमत बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि मतलब ये 12 पेंटिंग इकलौता है दुनिया में। तो इसी सब को हम लोग कहते हैं नॉन फंजिबल, यानी कि इसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता किसी चीज़ से। एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, ये सबसे महंगा कॉमिक्स है, ये एक्शन कॉमिक्स नंबर 1 है, जो सुपरमैन का डिब्यू ये किया था, मतलब स्टार्टिंग किया गया था। अब ये कॉमिक्स जो है जिस टाइम प्रिंट किया गया था उसका वैल्यू ज़्यादा था नहीं, कुछ सेंट्स में बेचा जा रहा था, मतलब डॉलर भी नहीं था, सेंट्स का था। 10 सेंट्स आया था। लेकिन अभी इस सबको कई मिलियन डॉलर में इसको कलेक्टर्स अप डाउन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वन ऑफ ए काइंड है, और इसका एक पूरा सील इंटैक्ट पीस रखना बहुत ज़्यादा उसका कीमत है। फिर ये दुनिया का सबसे महंगा पोस्टर है, वीडियो मैंने नीचे दे दिया है, और इसका भी दाम बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक पीस है, इसका कोई क्लोन नहीं, कोई डुप्लीकेट नहीं। तो उसी को हम लोग कहते हैं नॉन फंजिबल। जैसे कि आप सोना लेते हैं, उस सोने को आप किसी कलाकार को देते हैं, जो कलाकार का नाम है, वैल्यू है, उस कलाकार ने उससे ज्वेलरी बनाता है, तो उस ज्वेलरी का दाम ये हो जाता है, नॉन फंजिबल आ जाता है। अब उसका दाम उतना है जितना लोग देने को तैयार है। मतलब अब वो मतलब मान लीजिए उसका सोने का कीमत 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ आपको कोई देगा जरूरी नहीं है। आप आराम से उसके लिए 10 करोड़ चार्ज कर सकते हैं, और आपका वैल्यू है तो लोग 10 करोड़ बोली लगा सकते हैं कि भैया आप 10 करोड़ कह ले रहे हो, हम 20 में दे देंगे। दूसरे लोग उससे भी ज़्यादा करेंगे, हम 25 करेंगे। ऐसा होता है, इसी को हम लोग नॉन फंजिबल कहते हैं। और इसका लिमिट सिर्फ ये होता है कि दूसरे लोग कितना पे करने को तैयार है। यानी कि जैसे ये कॉमिक्स का वैल्यू अभी मैं कह सकता हूँ 2.3 मिलियन डॉलर है, तो वो 2.3 मिलियन डॉलर इसलिए कि उतना किसी ने पे किया, मतलब किसी ने उतना उसका पेमेंट किया, या दूसरे ऑक्शन हाउस जो है रेडी हैं कि आप अगर ये बेचना चाहते हैं तो हम 2.3 में आपको ये मेरा ऑफर है, लास्ट ऑफर। तो ये समझिए कि जब तक कोई विलिंग टू पे है, क्योंकि अगर मान लीजिए कल की दुनिया थोड़ा आर्ट से हाथ धो लेती है और हिस्ट्री से पूरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और मोनालिसा के लिए कोई पैसा नहीं देना चाहता, कि मान लीजिए म्यूजियम का बजट खत्म हो रहा है, म्यूजियम को लोड हटाना है, इसको हटाना चाह रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है 100-150 में दे दो। ऐसा कैसे हो गया? बात वही है कि वैल्यू लोगों पे है, कि लोग देने को तैयार हैं तब उसका वैल्यू है, लोग देने को तैयार नहीं है कोई मतलब नहीं। जैसे ये पोस्टेड दुनिया का सबसे महंगा एलिमेंट मांग, ये मतलब समझ लीजिए आइटम है, क्योंकि मतलब ये 40 मिलीग्राम का है और इसका दाम मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। तो 40 मिलीग्राम का क्या इसका एक्चुअल कीमत है? नहीं, लोग देने को तैयार हैं तब उसका कीमत है, ये बात समझिए। और इस दुनिया में कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है कि जैसे कोई पेंटिंग आप बना रहे हैं, वो पेंटिंग ज़रूरी नहीं है कि वो जैसे कैनवस है, आपका लेबर चार्ज है, उतने में ही बिकेगा।
वो आराम से कई करोड़ में बिक सकता है, और उसका घाटा भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई आर्ट हाउस खरीद लेता है, लेकिन बाद में देखता है पब्लिक का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, दूसरा आर्ट हाउस खरीदने को तैयार नहीं है, दूसरे कलेक्टर खरीदने को तैयार नहीं है, उनका चूना लग गया। तो ये समझना जरूरी है कि इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, और इसे इकोनॉमिक्स में कहा जाता है स्पेकुलेटिव मार्केटिंग, घुमा फिरा के स्टॉक मार्केट। मतलब समझिए स्टॉक का कोई कीमत नहीं होता है, स्टॉक कोई कभी खरीद के रखता नहीं है अपने पास। वो क्या करता है कि जैसे मान लीजिए गूगल का स्टॉक जो शुरू में 1990s में खरीदते, वो क्या कर रहे थे कि हम रखे रहते हैं इसको, 10 साल बाद गूगल का वैल्यू बढ़ गया, बेच दिए, प्रॉफिट आ गया, बल्ले बल्ले। तो वही करते हैं स्टॉक, वही है कि स्पेकुलेटिव है। आप कभी भी स्टॉक खरीद रहे हो, क्या मान के खरीदोगे कल इसका कीमत बढ़ेगा और हम इसे सेल कर पाएंगे। और नॉन फंजिबल का जो सबसे अपर लिमिट होता है कि इसको आप कभी भी नहीं बेचोगे, जैसे कि मोनालिसा को कोई नहीं बेचा जाएगा। ये सब कॉमिक्स कलेक्टर जो रखे हुए वो पुश्तों में पुश्तों पास करते जाएंगे कि मान लो कभी भविष्य में ऐसा हो जाए कि परिवार बहुत बुरे टाइम से गुजर रहा है, इसको बेचे करोड़पति वापस बन जाओ, ये सब हो सकता है। जैसे ये सब कलेक्टर मतलब स्टैम्प कलेक्शन जो है, ये जेन्युइनली वन ऑफ दी बेस्ट है, मतलब एक्सपेंसिव स्टैम्प है। तो इसके लिए पूरा आर्ट हाउस, कलेक्टर हाउस, सब लोग इसका सिक्योरिटी पे खर्च करते हैं, सब चीज़ करते हैं, और गलती से भी इसे नहीं बेचना है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। नॉन फंजिबल का मतलब है वन ऑफ ए काइंड, उसका कोई कॉपी नहीं। और लोग अगर $10 बिलियन देने को तैयार हो जाते हैं, वो $10 बिलियन का कीमत हो जाता है। कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है, पूरी तरह से स्पेकुलेटिव मार्केट है। तो NFT क्या है, नाम में ही लिखा हुआ है नॉन फंजिबल टोकन्स। तो नॉन फंजिबल का मतलब ये होता है कि ब्लॉकचेन टेक्निकली है क्या, वो एक तौर का करेंसी वैल्यू का स्टार्ट कोशिश वही किया गया था कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके हम एक करेंसी बनाएंगे। तो करेंसी बाय डिफॉल्ट होता है फंजिबल, यानी कि आप 10 बिटकॉइन एक एक करके, मतलब 10 पीस में दो, या एक बार 10 बिटकॉइन का एक ट्रांजेक्शन कर दो, फर्क नहीं पड़ता, 10 ही ट्रांसफर होगा इधर से उधर, तो वो फंजिबल था। तो बात है कि शुरू में सिक्योरिटी में किसी को एरर दिखा, तो उसके हिसाब से नॉन फंजिबल टोकन डेवलप किया गया। ये बहुत पहले किया गया था, 2015 के आसपास किया गया था। अभी इसका हाइप चल रहा है, लेकिन ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो बात यह है कि नॉन फंजिबल टोकन जो है, ये टोकन का मतलब ये हो रहा है कि एक नॉन फंजिबल डेटा बनाया जा रहा है, एक समझिए कोड समझिए लिखा जा रहा है जो ओरिजिन ट्रेसेबल होता है, यानी कि ये कोड कहाँ बनाया गया था ये ट्रेस कर सकते हैं। और नॉन क्लोनेबल है, यानी कि वो जो कोड पैकेज बना है उसे छेड़ा नहीं जा सकता, सो कोई कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं कर सकता। आप जब भी कोशिश करोगे वो पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी ने खरीदा NFT से, जैसे मान लीजिए आपने ये पेंटिंग खरीदा, ये अभी बहुत महंगा बिका है, ये आपने खरीद लिया, ठीक है, तो आपके पास इसका ओरिजिनल आएगा और उसमें एक स्टैंप लग जाएगा कि ये बंदे ने खरीदा। फिर आप किसी और को वो टोकन बेचते हो तो फिर उसका स्टैंप लग जाएगा। तो ये समझना जरूरी है कि ये ओरिजिन ट्रेसेबल रहता है, कि यानी कि आर्टिस्ट अगर ढंग से बनाता है तो वो ट्रेस कर सकता है कि यही ओरिजिनल फाइल है, ये ओरिजिनल फाइल का आपको स्टैंप मिलता है। क्योंकि समझिए डिजिटल फाइल में ओरिजिनल कुछ नहीं होता, क्योंकि आप टेक्निकली कुछ नहीं है उसमें ओरिजिनल, देयर इज नथिंग ओरिजिनल अबाउट इट। जैसे आप MP3 लेते हैं फाइल, तो MP3 मान लीजिए कि जो मास्टर फाइल से बनाया गया है, मास्टर फाइल बिकता है मार्केट में, जैसे मतलब मास्टर फाइल करके कंपनीज खरीदती है। अगर वो फाइल आप 10 बार कॉपी कर देते हो तो ओरिजिनल कौन सा था उसमें नहीं पता चलेगा। यहाँ पे वैसा नहीं होगा। NFT यानी कि वो जो टोकन बनेगा, वो टोकन 10 का अलग अलग आइडेंटिफिकेशन बना देगा और कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता उसमें। ब्लॉकचेन का सिक्योरिटी पे भरोसा है, इसका वही समझिए। और ये तो मैंने सिर्फ टोकन का बात बताया, ये NFT टोकन वाला बात बताया। टोकन है ब्लॉकचेन के बेसिस पे एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। वो प्रोटोकॉल का है कि वो एक डिजिटल फाइल बनाता है, जो मतलब सिग्नेचर कह लीजिए, वो सिग्नेचर छेड़खानी नहीं किया जा सकता। और एक बार बन गया तो काम खत्म, अब आप उसका सिर्फ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अब अगर मान लीजिए कि 50-60 ट्रांजेक्शन के बाद, कि मतलब मैंने इसको बेचा, उसने उसको बेचा, उसने हर्षई को बेचा, दीर्घई ने खरीदा, उसके बाद इधर बिक गया, वो हुआ जो हुआ, उसके बाद भी कोई भी वो ब्लॉकचेन को खोल के पूरा जर्नल जिसे कहते हैं, जर्नल में पूरा एंट्री देख सकता है कि स्टार्टिंग सोर्स कहाँ था। क्योंकि आज के टाइम में जितने भी आर्ट वर्क निकलते हैं, जो जैसे मान लीजिए बहुत पुराना घर कहीं टूटा फूटा मिला, खोदाई में मिला, अब पेंटिंग को पहले आप वैलिडेट कैसे करोगे कि कब का पेंटिंग है, कैसे, तो बहुत तिगड़म करना पड़ता है। यहाँ वैसा नहीं होगा, ब्लॉकचेन में ही वो डेटा स्टोर है कि किसने फाइल बनाया था, कब बनाया था, क्या क्या उसका डेटा सिग्नेचर है, और उसके बाद वो कैरी फॉरवर्ड होते जाता है कि 25 बार इसे सेल किया गया है, 26 बार सेल किया गया है, सब सेल रहेगा। और इसे आप किसी भी फाइल के साथ बांध सकते हैं, यानी कि इसको टाइड फ्रॉम ए डिजिटल फाइल कर सकते हैं। तो आप किसी भी चीज़ से बांध सकते हैं, जैसे ऑडियो के लिए आप बांध सकते हैं, वीडियो के लिए बांध सकते हैं, इमेजेस के लिए बांध सकते हैं। जैसे ये सब इमेजेस बता रहे हैं, ये जिफ को भी बेचा गया है, तो ये आप किसी भी डेटा के साथ बांध सकते हैं। और डेटा के केस में आप गेम के अंदर कोई इन गेम एसेट्स को भी बांध सकते हैं, वो आप पे है। और इससे ये समझिए डिजिटल फाइल का वो जो प्रॉब्लम है ना, कि डिजिटल फाइल का कोई वैल्यू नहीं होता, क्योंकि कंट्रोल सी काम खत्म, वो कंट्रोल वी हटा देता है उससे, क्योंकि अब उसका टोकन स्टैंडर्ड हो गया है। अगर आप क्लोन भी करते हैं तो उसमें लिखा जाएगा कि ये प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी का क्लोन है, तो वो ना हो। ये मतलब समझिए डिजिटल को ऑलमोस्ट वो कर देता है। जैसे पहले फिल्म का जब आप फोटो खींचते तो फिल्म हमेशा ओरिजिनल होता था, आज के डिजिटल में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कार्ड से निकालिए, जो रॉ डेटा है, रॉ डेटा को जितना बार आप कॉपी करते जाएंगे उतना ओरिजिनल आपके पास आते जा रहा है, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि
टोकन आपका लॉक होते जा रहा है और ये स्केयर्स कर देता है, यानी कि किसी के पास भी कुछ नहीं हो सकता है। तो ये समझ लीजिए एक तौर से वैसा है कि लिमिटेड एडिशन, जैसे गेम सब में आता है ना, ब्लैक एडिशन, फ्रंटियर एडिशन, या जो भी गेम का नाम का हिसाब से बना दिया जाता है, तो वो एडिशन जो कहता है ये लिमिटेड एडिशन सिस्टम कर रहा है। एनएफटी का वही है कि आप एक टोकन बना रहे हैं और उस टोकन को किसी डिजिटल फाइल के साथ जोड़ दे रहे हैं और अब आपके पास एक ट्रेसेबल एसेट हो गया जिसको कोई क्लोन, छेड़खानी उड़खानी नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं ये 100% यूजलेस है। बोला एक मिनट, मैंने तो अभी बोला कि ये भाई क्लोनेबल नहीं है, ये नहीं है, वो टोकन के साथ सही है, फाइल के साथ वो लागू नहीं होता। यानी कि टोकन जो आप रह रहे हैं, एक तो समझ लीजिए मेटा डेटा जो है, वो मेटा डेटा का बात एकदम सही है, लेकिन फाइल तो आप अभी भी कॉपी कर सकते हैं, फाइल आप अभी भी कंट्रोल से कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये समझिए डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट नहीं है। बहुत लोग इसी बात पे बेवकूफ़ बन जा रहे हैं। डिजिटल राइट मैनेजमेंट होता है कि जैसे मान लीजिए आप कल को मतलब ये समझ लीजिए कि यूट्यूब म्यूजिक में आप कोई गाना सुनते हैं, उसे आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, उसमें राइट्स मैनेजमेंट है। वो बोलेगा भाई आप ऑफलाइन स्टोर कर लो, लेकिन अगर आप वो फाइल देखेंगे वो .mp3 नहीं है, वो ऐसा फॉर्मेट में जिसे आप रीड नहीं कर सकते। आप कॉपी करने की कोशिश करेंगे वो नहीं करने देगा कॉपी। हाँ, आप दाएं बाएं कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं, वो आपका तिगड़म है, वो है डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। जैसे कि आप प्ले स्टेशन का डिस्क खरीदते हैं, उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, वो डिस्क चलेगा ही नहीं। वो हुआ डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट की। जैसे अगर मान लीजिए मैं इस पर नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, तो क्या इसका मैं स्क्रीन कैप्चर कर सकता हूँ? नहीं। वो और आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम है और बहुत पुराना कंप्यूटर जैसे मेरे पास है, अगर मैं उसको अमेजॉन प्राइम चलाता हूँ, वो बोलता है फुल एच डी आपको नहीं, मेरा अकाउंट है फुल एच डी वाला, लेकिन वो नहीं चलाने देगा। बोला कि HTTP 2.0 मतलब डिजिटल राइट्स उसको नहीं सिग्नेचर कंफर्म हो रहा है। बोला भाई सर हम आपको सिर्फ 720p देंगे, क्योंकि अगर आप चुरा भी लो तो सिर्फ 720p मिलेगा। तो वो होता है डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। NFT वैसा नहीं होता है। NFT में फाइल को, टोकन को कोई नहीं छेड़ सकता, ये बात समझिए, इसीलिए टोकन उसके नाम पे लगाया गया है। टोकन को कोई नहीं छेड़ सकता, लेकिन जो फाइल है आपका, जैसे मान लीजिए कैट्स, ये गन स्किन हो गया या जो भी है, वो टोकन का कोई मतलब, ये टोकन को हटा दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। आप अभी भी वो फोटो, जितने NFT बेचे जा रहे हैं, आप अभी भी तो उस फोटो को देख सकते हैं, आप अभी भी फोटो को मॉडिफाई कर सकते हैं, अभी भी उसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं लीगली। आप पे कुछ भी कर सकते हैं उस फाइल के साथ, उसका कोई कीमत नहीं है। बोले तो क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं? सिर्फ टेक्निकली आप मतलब समझिए एक ब्रैगिंग राइट्स आपके पास मिल रहा है कि ये हमारे पास ओरिजिनल है, इससे ज़्यादा आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्रैगिंग राइट्स है। तो जैसा समझिए कि वीडियो गेम की दुनिया में कस्टम स्किन्स, खासतौर पे रेयर कस्टम स्किन्स सबका बहुत ज़्यादा दाम होता है। जैसे कि मतलब समझिए काउंटर स्ट्राइक आप खरीद रहे हैं, तो काउंटर स्ट्राइक का कॉपी का कितना दाम होगा? $10, ठीक है, या $20, बहुत ज़्यादा हुआ तो $60 जब स्टार्टिंग में आया था। लेकिन ये सब जो गन स्किन जो रेयर हैं, ये सब कई कई हज़ार डॉलर में बोली लगाई जाती है, क्योंकि ये सब कुछ ही पीस है, लिमिटेड एडिशन है और मतलब बहुत रेयर है। तो ये सबको लोग जितना पैसा देने को तैयार है उतना इसका वैल्यू बढ़ जा रहा है। हिसाब NFT के साथ भी वही है। NFT का कोई एक्चुअल वो नहीं है कि वो और आपका राइट मैनेज कर रहा है। आप लीगली किसी को सू नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि मैंने ये इमेज का NFT खरीद लिया है, ठीक है, तो क्या वो इमेज कोई और कॉपी नहीं कर सकता? कर सकता है। हाँ, बस वो क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे पास ओरिजिनल है। वो कह सकता है कि ये इमेज है, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट नहीं किया, आपने उसे लॉ फर्म में जाके ब्लॉक नहीं कराया है। और इसीलिए समझिए कि जैसे बहुत सारी कंपनी होती है, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट को हायर करती है, तो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट का क्या काम होता है? वो जो ड्राइंग बनाता है वो कभी भी बाहर नहीं पब्लिश करेगा, वो एकदम नहीं कर सकता। जैसे मैं जब गेम आर्टिस्ट था, तो मैं जितने एसेट बना था वो मैं अपने आर्ट स्टेशन में नहीं डाल सकता था। हाँ, गेम रिलीज हो जाए, कंपनी मुझे ये दे दे कि NDA मेरा हटा दे, तब मैं भले डाल सकता हूँ, लेकिन NDA जब तक नहीं हटता है मैं नहीं कर सकता। वो डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। NFT वो नहीं है। NFT बस भगवान भरोसे है, और भगवान भरोसे भी नहीं, वो बस सिर्फ छाती पीटने वाला होता है कि मेरे पास ओरिजिनल है, मेरे पास NFT है, इसके सिवा उसका कोई वैल्यू नहीं है। और इसीलिए समझिए कि ये पूरी तौर से हाइपर स्पेकुलेटिव मार्केट है। यानी कि NFT, क्रिप्टो किटीज करके ये अभी बहुत पॉपुलर हुआ कि ठीक है, चल रहा है, सब लोग कर रहे हैं, और इसमें है कि इसका क्रिप्टो आप फ्यूचर में ट्रांसफर कर सकते हैं। एक ही चीज़ बोला, मतलब टेक्निकली खरीद बिक्री के तौर पे NFT 100% यूजलेस है, क्योंकि वो डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट तो है नहीं, और प्लस आप लीगली सू भी नहीं कर सकते। तो कोई आपका फोटो देख भी लिया कि ये आर्ट है, आपने सेल किया और आर्ट्स को उसने कंट्रोल भी कर लिया, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। आप बस ये क्लेम कर सकते मेरे पास ओरिजिनल कॉपी है। उसका वैल्यू क्या होगा? दूसरे लोग तो उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। तो यही समझिए कि ये हाइपर स्पेकुलेटिव मार्केट है, यानी सब लोग दिखाने के लिए कि मेरा तुमसे बड़ा है, उसके लिए लोग खर्च कर रहे हैं। और बोली के मार्केट में कीमत उतना नहीं होता, बस लोग देते चले जाते हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि मेरा तुमसे बड़ा है, इसके सिवा कुछ नहीं। इसे कहते हैं हाइपर स्पेकुलेटिव मार्केट। तो वही समझ लिए। और फिर जिन लोग कभी भी गेम इंडस्ट्री से डील नहीं किए, कभी भी गेम एनवायरनमेंट में काम नहीं किए, वो मुंह खोल के बोलते रहे कि आप NFT दूसरे गेम्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये नहीं किया जा सकता। जैसे कि ये है क्रिप्टो किटीज का जो NFT टैक्स डेवलप हो रहे हैं, सिर्फ इसी गेम के अंदर रहेगा। आप कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि कॉल ऑफ ड्यूटी का NFT निकाल के आप उसे बैटलफील्ड में चला सके। सपोर्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि हर गेम इन्वायरमेंट यूनिक कोड बेस होता है। यानी कि काउंटर स्ट्राइक में जो चीज़ है वो डोटा में नहीं चला जाएगा, डोटा में जो चीज़ है वो इधर उधर नहीं जाएगा, और NFT का कोई यूज़ नहीं है।
कारण वही, और इसीलिए स्टीम इसे बैन कर दिया है। स्टीम पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी पे भी बैन लगा रहा है और इस पे एनएफटी पे भी लगा रहा है, क्योंकि एनएफटी घुमा फिरा के यही है जो मतलब कस्टम स्किन्स खरीदते हैं, वही है घुमा फिरा के, और लोग दबा के लूट रहे हैं, क्योंकि हाइपर स्पेक ये है, क्या बोलते हैं, स्पेकुलेटिव है, तो स्पेकुलेशन पे हवा में उड़ रहे हैं लोग, तो दाम भागे जा रहा है। तो ये बात समझना जरूरी है, ये डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट नहीं है, गलती से भी दोनों को मिक्स ना करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक आर्टिस्ट से आर्ट वर्क खरीदना चाहता हूँ, तो उस आर्टिस्ट को पहले हायर कीजिए, उससे एनडीए साइन करवाइए, तब आप उसका आर्ट लीजिए, और फिर आप उसको डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट का जुगाड़ कीजिए कि मैं इसे इस जगह पर दिखाऊँ। जैसे आप मान लीजिए कोई टीवी शो बनाते हैं, तो सारे एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, ये सब लोग एनडीए साइन करते हैं कि ये जो स्टूडियो है, यानी जिसने मेन पैसा दिया, उसी का हाथ में रहता है। फिर स्टूडियो डिसाइड करता है ना कि मैं नेटफ्लिक्स को इतने में बेचूंगा, और कहीं से फाइल आप लीक नहीं कर, आप पायरेसी कर सकते हैं, लेकिन वो अलग बात हो जाए, और वो इलीगल है। एनएफटी को कॉपी पेस्ट करना, मतलब एनएफटी को टैग को छेड़खानी नहीं की जाती, यही उसका सेलिंग पॉइंट है। लेकिन एनएफटी के साथ जो इमेज फाइल है, वो तो आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। वो उसकी कीमत सिर्फ इस बात पे कि लोग छाती पीटना चाहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम ये एनएफटी खरीद रहे हैं, इसके सिवा उसका कोई वैल्यू नहीं है। और गेम वाला ये बात सुनकर मुझे हंसी आने लगी कि गेम को इधर से उधर कर, भाई मैं गेम में काम कर चुका हूँ, मल्टीपल गेम्स में देख चुका हूँ। मेरी स्टूडियो जब थी तो कई सारे गेम बनाई थी एक ही स्टार, जैसे फोर्जा 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके सब बनाए थे। फोर्जा बाद में ये हो गया कि फोर्जा हॉराइजन, और फोर्जा अलग, फिर दूसरे वाला का क्या नाम था, मैंने हॉराइजन में काम किया था, फिर ऐसे करके बना दिया था, उसका एक से दूसरे में नहीं जा सकता था। तो वो समझ लीजिए 100% यूजलेस है। तो बात है इससे क्या होने वाला भविष्य में, हिसाब ये समझिए कि जितने सेलर हैं, यानी कि जो आर्टिस्ट हैं, आर्ट बना के पागल जैसा दाम पे बेच रहे थे। जैसे कि मान लीजिए कोई आर्टिस्ट है, वो एक आर्ट वर्क बनाता है और वो आर्ट वर्क सेल करता है एनएफटी में, नॉर्मल ये कह लीजिए कि मतलब नॉर्मल मार्केट प्लेस में, जैसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे फ्रीलांसिंग स्टूडियोज मार्केट प्लेस में जाके आप वो सेल करता है अपना स्किल सेट को, कि भैया मैं 8 घंटे आपको दूंगा दिन का, और उसका मेरा इतना चार्ज है $200 या जो भी मान लीजिए, तो उसको उतना ही पैसा मिलता है। चलिए मान लीजिए एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, $1000 एक दिन का उठाता है, एनएफटी में वो $10,000 में बेच सकता है। तो सेलर्स का तो बहुत फायदा होने वाला है, और सेलर्स के कारण ऑक्शन हाउस जितने भी ये बन रहे हैं, मार्केट प्लेस बन रहे हैं, उनको दबा के फायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हर कोई एक चीज़ भूल जा रहा है कि थिंग्स का वैल्यू, यानी कोई भी चीज़ जो आप खरीदते, चाहे वो डिजिटल फाइल ही हो, चाहे वो आपका फिजिकल रियल चीज़ हो, उसका वैल्यू तभी तक होता है जब तक लोग पैसा देने को तैयार है। मैं नेटफ्लिक्स का पे कर रहा हूँ, तभी नेटफ्लिक्स की वैल्यू है। एप्पल को लोग खरीद रहे हैं पे करके, तभी एप्पल का स्टॉक का वैल्यू है, ये बात समझना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप एनएफटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो ना तो पैसा सेफ है, ना तो आपने इन्वेस्टमेंट किया, आप बस हालेलुया कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और एनएफटी का पूरा मार्केट ट्रेंड देखिए, वो सीधा सीधा मार्केट बबल जैसा चल रहा है, उसमें कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जिन लोग मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके खरीद रहे हैं, जैसे ये सब एनएफटी बेचे जा रहे हैं, मतलब इस आर्ट के लिए कौन दे रहा है भाई? मतलब 4 इथीरियम कौन दे रहा है भाई इस आर्ट के लिए? लेकिन दे रहे हैं क्योंकि वैल्यू है, हाइप के पीछे दे रहे हैं। तो क्या होगा उस बंदे के पास जिसके पास ये फाइल एंड में आएगा? जब उससे कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा, तब वो बर्बाद हो जाएगा। एग्जाम्पल तौर पे थेरेनोस जो चला था, थेरेनोस का स्टॉक क्यों बिका? लोग ये सोच के खरीद रहे, ये कंपनी एक बड़ा गैम्बल ले रही है और एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट निकालेगी, और तब इसका वैल्यू और बढ़ जाएगा, तब मैं अपना स्टॉक, जैसे मान ली मैंने स्टॉक खरीदा था $10 में, मैं $100 में बेचूंगा, मैं प्रॉफिट लूंगा। ये वाला स्टॉक का कोई वैल्यू नहीं है, स्टॉक बेचने पे वैल्यू होता है। और यही समझ लिए क्या हुआ उन लोगों का, बिलियन, 9 बिलियन के आसपास डॉलर स्वाहा। फिर निकला ये, मतलब इनका था कि हम हाइड्रोजन पे ट्रक चलाएंगे, क्या हुआ? बिलियंस ऑफ डॉलर। इसमें तो बड़ी बड़ी कंपनी पैसा खर्च कर दी थी, क्या बोलते हैं, जनरल इलेक्ट्रिक इसको खर्च कर दी थी, इस पर पैसा डाल दी थी, क्या हुआ पैसा का? स्वाहा। तो वही समझिए, एनएफटी भी वही है कि लोग खरीद ले रहे हैं ये सोचे बिना कि भाई मैं इसका करूंगा क्या। और अगर आप एक आर्टिस्ट को ढंग से ये करके, मतलब जैसे कहते हैं ना, हायर करके आप एनडीए साइन करवा के कॉपीराइट मैनेजमेंट करके करते, तो आपका वो आर्टवर्क होता। तब अगर उस आर्टवर्क को इधर उधर दाएं बाएं करता है, कहाँ से महाराज, तब तो आप उससे सू कर सकते थे। एनएफटी का तो आप सू भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कानूनी तौर पर वैलिड नहीं है, और है ही नहीं। एनएफटी का कोई कीमत ही नहीं। जैसे मैं ये फोटो यहाँ दिखा पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इस पर वो नहीं है, आप जाके क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करके फुल साइज देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो बोलेगा कि मेटा डेटा है, ओरिजिनल फाइल है। ओरिजिनल फाइल और डिजिटल वर्ल्ड में तो कोई मतलब ही नहीं होता। बाय डिफॉल्ट डिजिटल वर्ल्ड में यही था कि उसका क्लोनिंग कई बार किया जा सकता है और वो हर बार ओरिजिनल रहेगा। तो जबरदस्ती का एक टैग क्रिएट करके, जबरदस्ती का हुलुलु करके क्या फ़ायदा हो रहा है? हाँ, ये बात सही है कि जैसे कि स्टैम्प कलेक्शन की दुनिया में मुझे कोई बोलेगा कि भाई स्टैम्प के लिए क्या आप $10,000 देंगे, हम बोले पागल है क्या, नहीं करूँगा। और लेकिन काफ़ी लोग करते हैं। तो इस तरह का मार्केट बहुत सारा जगह है, लेकिन जनरली जितने भी इस तरह के मार्केट जो सस्टेन है, वो सब रेयर चीज़ के साथ डील करते हैं, जैसे कि गोल्ड हो जाए, रेयर आर्टिफैक्ट्स हो जाए, जो जेन्युइनली एनएफटी है। ये तो एनएफटी है ही नहीं, मतलब ये जो नॉन फंजिबल टोकन्स आप देख रहे हैं, ये तो सिर्फ टोकन है। और वो डेटा को कौन देखेगा कि हाँ हैश सीक्वेंस के लिए आप थोड़े पैसा दे रहे हैं, आप पैसा दे रहे हैं ये इमेज के लिए, लेकिन ये इमेज आप खरीद नहीं रहे हो, क्योंकि आर्टिस्ट आपके लिए नहीं बनाया, ये मार्केट प्लेस में गया, यानी किसी का वैल्यू नहीं है। जो भी इसको देखेगा वो इसको क्लोन कर सकता है, और आप तो एनडीए का साइन नहीं करवाए हैं, तो आपका गलती तो आपका है।
तो आप वही समझिए, ये एग्जैक्टली वैसा ही चल रहा है जैसे कि निकला, इसका मतलब $30 बिलियन तक चले गए थे, ये जनाब जी $10 बिलियन तक लूटने पे आ गए थे। तो वही समझिए, हाइप ही है। और इसीलिए मैं जनरली काफ़ी बोलता हूँ मैं स्टॉक में नहीं करता, कारण वही है कि स्टॉक का कोई कीमत नहीं होता। आप बस मान के चल रहे हो कि मैंने आज स्टॉक खरीद लिया, कल इसका दाम बढ़ जाएगा और कल मैं बेच दूंगा। हाँ, होता है, कई बार होता है। और काफ़ी लोग जो मान लीजिए खरीद के भूल गए होंगे कि बहुत अर्ली में 1990s में गूगल का खरीद के भूल गए होंगे कि मेरे पास गूगल का 10 स्टॉक है, अभी तो वो पैसा छापेंगे दबा के छापेंगे। तो होता है, अच्छा ऐसा बात नहीं कि हर चीज़ फेल ही हो जाता है, लेकिन NFT ओवरऑल 99% है कि फेल हो जाएगा। कितने टाइम में वो अलग अलग बात है, क्योंकि जैसे ये सब भी स्कैम सब काफ़ी साल चले थे, एक साल में नहीं फ्लॉप हुआ, कई साल चल गया। बाद में लोगों को पता चला अरे भाई तुम्हारा डिलीवरी डेट क्यों नहीं आ रहा है। तो वैसे ही समझ लीजिए कि NFT का भी वही होने वाला है, चलेगा। एंड में जब लोगों का थोड़ा सा उतरेगा, जो लोग खर्च कर चुके हैं, जो खरीद चुके हैं, वो बस हल्ला करते रहेंगे, नहीं मैं कलेक्टर हूँ, मेरे पास NFT पैसा। और अगर कभी उनको बुरा टाइम आ गया कि मैं ये पैसा, मतलब कह रहा हूँ, जैसे इंडियन लोग क्यों जेवरात इतना खरीदते हैं कि बुरा समय में उसे बेच के इमरजेंसी में पैसा निकाल सकते हैं, वो कर ही नहीं पाएंगे और तब NFT क्रैश करेगा। और ये सारी कंपनी को पता है, सारी बड़ी कॉर्पोरेशन जो इसीलिए NFT पे गेम क्यों बना रही है, ताकि वो $10 लगा के $50 का प्रॉफिट निकाल लें और सब स्पेकुलेटिवली वो कर लें। पूरी तरह से ये मार्केट बबल है, इसके सिवा इसमें कुछ नहीं है, इसमें वजन नहीं है, मीट नहीं, और ये डेंजर है बच्चों के लिए जो मतलब कह रहे हैं कि ओ मैंने $7,000 में बेच दिया, 50,000, सब लोग देखा देखी उसी के लिए इसका वैल्यू बढ़ रहा है। एग्जैक्टली जैसे पिरामिड स्कीम का वैल्यू बढ़ता है, एग्जैक्टली यही हो रहा है इसमें। लेकिन ये क्रैश करेगा ही, और जब ये करेगा बहुत ज़्यादा। और प्लस आप पूरा प्लानट पे फालतू का पोल्यूशन कर रहे हैं, मतलब डिजिटल फाइल जिसका एक ही सेलिंग पॉइंट था कि इसको आप 1000 बार कॉपी कर सकते हो, उसको आप ब्लॉक करने पे आ गए। खैर देखिए आने वाले टाइम में क्या था। ये दोनों में भी काफ़ी लोग खर्च किए थे, बहुत अच्छा से बैंड बजा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन NFT के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दें, दोस्तों का शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं या 3 बार दबाएं, आपकी मर्जी। मैं कहूँगा एक कॉमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो दिखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।